हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि भूषण अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति और भारत के एक परिचय के बारे में। जनरली जो आरआरबी, एनटीपीसी या वनडे का जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उससे भारत की भौगोलिक स्थिति और इसके परिचय से एक या दो क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। जो भारत है, पहले जान लेते हैं जो भारत है इसे और क्या अन्य नाम से जाना जाता है। तो भारत को हम लोग आर्यवर्त भी कहा जाता है, आर्यवर्त भी कहा जाता है, इसे इंडिया भी कहा जाएगा, हिंदुस्तान भी कहा जाता है, इसके अलावा इसके जम्बू द्वीप या भारतवर्ष भी कहा जाता है। तो ये सब भारत के अन्य नाम हो गए। इसके अलावा अगर हम करें इसकी अवस्थिति और विस्तार का बात करें तो ये एशिया महाद्वीप, इसका अवस्थिति और विस्तार की बात करते हैं। अवस्थिति या विस्तार की अगर बात करें भारत का, तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार है अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में, एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित, दक्षिण मध्य भाग में स्थित एक ऐसा देश है जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, और एक और क्या है, उत्तर में ग्रेट हिमालयन है। तो तीन ओर से कौन कौन से समुद्र से घिरा हुआ है, तो भारत के जो पूर्वी भाग है, जो भारत के पूर्वी भाग हैं, यहाँ पर है आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल हो गया, और जो पश्चिम में भाग है ये अरबियन सी हो गया, अरब सागर हो गया, और दक्षिण का जो भाग है ये इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, और उत्तर में ग्रेट हिमालयन है, और नॉर्थ वेस्ट में उत्तर पश्चिम में ही यहाँ पर सुलेमान और सुलेमान रेंज है जो एक बहुत बड़ी पहाड़ी है। ये हिमालयन का ही जो आगे एक्सटेंशन है सुलेमान रेंज हो गया, और इसके बाद यहीं पर है हिंदुकुश माउंटेन हो गया, और इस साइड पूरा ग्रेट हिमालय रेंज गया है। और अगर पूर्वी भाग गए हैं तो पूर्वी भाग में नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है, यहाँ पर पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, पूर्वोत्तर की ये पहाड़ियाँ हो गई, और इसके तीन छोरों में क्या है, तीन साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। तो भारत अपने भौगोलिक विस्तृति के कारण एक बहुत ही संपन्न देश बन जाता है जो चारों ओर से किसी न चीज़ से घिरा हुआ है। और इसके दो आइलैंड हो गए, एक हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो बंगाल की खाड़ी में है, और दूसरा आइलैंड हो गया लक्षद्वीप आइलैंड जो अरब सागर में अवस्थित है। भारत जो हो गया, भारत की भौगोलिक विस्तृति के बारे में देख रहे थे तो इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। जो इसका अक्षांशीय विस्तार है ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, जो कन्याकुमारी केप कैमोरिन है 8 डिग्री 4 मिनट, इसका पहले मैंने लिख देता हूं यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार ये कहाँ से है, 8 डिग्री 8 मिनट 4 सेकेंड से लेकर के ये हो गया 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट, ये हो जाएगा, ये हो गया आपका उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और इसका देशांतरीय जो विस्तार है, देशांतरीय विस्तार ये कहाँ पर है, ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर इसका एक्सटेंशन हो गया। तो मैंने देख लिया इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। अब इसका अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत जो भूमि है, भूभाग है, इसका पूर्वोत्तम बिंदु क्या है, पश्चिमतम बिंदु क्या है, उत्तरोत्तम बिंदु क्या है और दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो भारत का पूर्वोत्तम बिंदु है, जो ईस्टवर्ड मोस्ट ईस्टवर्ड पॉइंट है वो क्या है, वो किबिथु है। किबिथु है, ये कहाँ पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है किबिथु। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पूर्वोत्तम बिंदु क्या है, इसका एक्सटेंशन क्या है, तो 97 डिग्री 25 मिनट इसका हो जाएगा आपका पूर्वी देशांतर। और ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है किबिथु। और इसका पश्चिमोत्तर बिंदु वेस्ट मोस्ट पॉइंट क्या है, गौरमाता। गौरमाता कहाँ पड़ेगा, ये गौरमाता आपका गुजरात में पड़ता है। और पूर्वोत्तर बिंदु हो गया, पश्चिमतम बिंदु हो गया, उत्तरोत्तर बिंदु क्या हो जाएगा, ये इंदिरा कोल हो जाएगा। यहाँ कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, ये इंदिरा कोल यहाँ पर है, और ये इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार आइलैंड। अगर भारतीय प्रायद्वीप की बात करें तो ये इंदिरा पॉइंट जो है इसका दक्षिणतम बिंदु है, और भारतीय भूभाग की बात करें तो दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी हो जाएगा, केप कैमोरिन जिसे दूसरा नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य में है। तो पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिमोत्तर बिंदु गौरमाता गुजरात में,
अगर भारत भूभाग का बात करें, उत्तरोत्तर बिंदु हो गया इंदिरा कोल जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य यूनियन टेरिटरी में है, और इसका दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी। जो भूभाग का बात कर रहे हैं, कन्याकुमारी केप कमोरिन है, ये तमिलनाडु राज्य में। और अगर हम पूरे भारतीय महाद्वीप की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में है, ये भारत का ही आइलैंड है जो इंदिरा पॉइंट इसका दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। ये हो गया। इसके अलावा भारत के बीचों बीच से यहाँ से एक लाइन गुजरती है जिसे कहा जाता है कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री अक्षांश पे है, 23.5 डिग्री, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, या इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में नहीं है, या कुल कितने राज्य हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के बीचों बीच से गुजरती है। जो तो याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है भारत को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, नॉर्दर्न पार्ट, सदर्न पार्ट। और कर्क रेखा टोटल कितने स्टेट से गुजरती है? टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और वो कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए यहाँ पर आपका गुजरात हो गया, पहला स्टेट हो जाएगा गुजरात। इसके बाद आएगा दूसरा स्टेट आ जाएगा आपका राजस्थान, तीसरा स्टेट आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश यहाँ आसपास हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसके बाद पड़ेगा आपका छत्तीसगढ़। ये 4 राज्य हो गए। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल, एक आता है झारखंड, एक आएगा वेस्ट बंगाल, और 2 नॉर्थ ईस्ट है यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा टोटल कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू टोटल 8 स्टेट्स। एंड व्हाट आर दीज स्टेट्स? फर्स्ट वन गुजरात, सेकंड वन राजस्थान, थर्ड वन मध्य प्रदेश, फोर्थ वन छत्तीसगढ़, फिफ्थ वन झारखंड, सिक्स्थ वन वेस्ट बंगाल, सेवन्थ वन त्रिपुरा एंड एट्थ वन मिजोरम। ये 8 स्टेट से कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेट ऑफ जो मेरिडियन है वो कितने देशांतरीय से गुजरती है, कितने पूर्वी देशांतर से स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम गुजरती है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से, और कितने घंटे आगे है। जो ग्रीनविच मीन टाइम जो लंदन से पास होती है, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो भारत की है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। 82.5 डिग्री आसपास, ये 97, ये 37 है। इसी के आसपास यहाँ पर क्या है, 80 कितना है, ये हो गया आपका, इसको पूर्वी देशांतर कहते हैं। और ये कितने राज्यों से? टोटल 5 राज्य, ये टोटल 5 राज्यों से गुजरती है पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री, इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? जो जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से जो लंदन में है, इसे 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है। अब ये कहाँ से गुजरेगी? ये 82.5 डिग्री से गुजरेगी। ये इलाहाबाद के निकट जो मिर्ज़ापुर है, वहीं से मानक देशांतर रेखा गुजरती है। मानक देशांतर रेखा इधर गुजरती है 82.5 डिग्री। और ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये कुल 5 राज्यों से गुजरती है मानक देशांतर रेखा। वो कौन कौन सा राज्य हो गया? एक हो जाएगा आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, चौथा हो जाएगा आपका उड़ीसा, और 5वां हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ये टोटल 5 राज्यों से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हो गया वो गुजरती है। अक्सर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बाउंड्री से लेकर के, तो टोटल याद रखिएगा भारत कितने देशों के साथ अपना बाउंड्री साझा करता है? तो भारत कितने देशों के साथ अपना भू सीमा साझा करता है? तो टोटल 7 देशों के साथ भारत अपना भू सीमा जो साझा करता है। वो कौन कौन सा हो गया? पश्चिम से यहाँ लेते हैं, देखिए ये पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, यहाँ पर हो जाएगा आपका म्यांमार, और एक हो जाएगा बांग्लादेश। तो टोटल कितने हो गए? म्यांमार और एक हो गया बांग्लादेश, यहाँ हो जाएगा आपका बांग्लादेश। तो ये टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7 देशों से भारत का है सो भू सीमा लगता है। तो भारत की जो भू सीमा है ये कितने देशों से लगता है? 7 देशों से लगता है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई हो जाएगी इसका 15,000, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई है जो ज़मीन से सीमा लगती है। तो ज़मीन से सीमा लगने वाली अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा
जो सीमा लगता है भारत का, ज़मीनी सीमा लगता है, वो किस देश के साथ लगता है? तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर की कुल लंबाई है जो भारतीय सीमा के साथ बांग्लादेश का बाउंड्री अटैच है। इसके बाद बांग्लादेश के बाद आता है चाइना का नंबर, और चाइना के साथ भी इसका 3483 किलोमीटर 3483 किलोमीटर के आसपास का इसका बाउंड्री लगता है। इसके बाद तीसरा नंबर पर आ जाएगा आपका पाकिस्तान। इसका पाकिस्तान के साथ जो सीमा है 3323 किलोमीटर, काफ़ी लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ भी बनाती है। और जो सबसे छोटी सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ इसका बाउंड्री लगता है भारत का, जो पीओके में है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, वो है लगभग 106 किलोमीटर। तो ये भारतीय सीमा का बात कर लिए, जो 7 राज्य देशों के साथ भारतीय का सीमा बनता है। इसके अलावा जो भारतीय का जो तटीय सीमा है, ये भी 7 देशों के साथ भारतीय अपना तटीय सीमा बनाती है। एक हो गया आपका, देखिए यहीं पर से पाक जलढमरुद्ध से, पाक स्टेट से ये श्रीलंका से अलग हो गया, यहीं पर आपका मालदीव्स हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ भी भारत का तटीय सीमा लगता है, जिस प्रकार टोटल लेंथ हो गया 15,200 किलोमीटर। टोटल कोस्टल लेंथ अगर बात करें, टोटल कोस्टल लेंथ है भारत का, वो है आपका लगभग, इसका हाफ है, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका लगभग कितना है ये लगभग 7000 के आसपास हो गया आपका टोटल, जो हो गया टोटल कोस्टल लेंथ 7000 के आसपास है। इसमें मैंने 7516 किलोमीटर 7516 किलोमीटर तटीय रेखा है, इसमें अंडमान और लक्षद्वीप को जुड़ा हुआ है। अगर अंडमान और लक्षद्वीप को हटा दें तो मुख्य भूमि का जो हो जाएगा लेंथ हो जाएगा 6100 किलोमीटर हो जाएगा तटीय रेखा। और मैंने बताया 7 देशों के साथ भारत का तटीय रेखा सम्मिलित है। वो कौन कौन से देश है? पाकिस्तान के साथ भी तटीय सीमा बनाया जाता है। दूसरा हो गया आपका श्रीलंका, इसके साथ हो जाएगा बांग्लादेश के बाद भी, इसके बाद आ जाएगा इधर हो जाएगा बांग्लादेश, यहाँ बांग्लादेश, यहाँ श्रीलंका, यहाँ मालदीव्स, यहाँ इंडोनेशिया हो गया, म्यांमार हो गया। इन लोग के साथ भारत का तटीय सीमा लगता है। 7 देश हो गए। कौन कौन से हो गए मैंने फिर से बताता हूँ। बांग्लादेश पहला, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा थाईलैंड, चौथा आपका हो जाएगा इंडोनेशिया, 5वां श्रीलंका, छठा हो जाएगा मालदीव्स और और 7वां हो जाएगा म्यांमार। ये 7 के साथ, सातों के साथ ये भारत का सीमा बनता है, जलीय सीमा बनाया जाता है। तटीय रेखा के बारे में बात कर लिए हम लोग ने, भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में भी चर्चा कर लिया। इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से अब देखते हैं। नेक्स्ट है एरिया वाइज, भारत कितना एरिया वाइज में कौन सा रैंक आता है भारत का? तो एरिया वाइज अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, तो भारत का रैंक कितना है? 7th रैंक में आता है। और वर्ल्ड का टोटल एरिया का 2.4% एरिया भारत के पास है, लेकिन पॉपुलेशन कितना है? 2nd नंबर पर पॉपुलेशन में आता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का रैंक 2nd है, लेकिन एरिया वाइज भारत का रैंक क्या है? 7th रैंक है। तो 7th रैंक है भारत का। इसके सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास है वर्ल्ड में? तो पहला आता है नंबर रशिया का, दूसरा आएगा कनाडा का, तीसरा आता है चाइना, चौथा आता है आपका यूएसए का, 5वां आएगा आप यूएसए के बाद ब्राज़ील, इसके बाद आएगा ब्राज़ील, छठा आएगा ऑस्ट्रेलिया और 7वां है भारत का। 7वां रैंक है भारत का। तो भारत 7th 1 2 3 4 5 6 7th रैंक में भारत है। और ये कितना इसका टोटल एरिया वर्ल्ड का 2.4% ऑफ टोटल एरिया कितना भारत के पास है। एरिया वाइज हो गया इसका हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा अगर हम भारत के एक परिचय के बारे में बात करें, जैसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु, उसको भी एक बार विस्तारपूर्वक हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर उससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल है, ये कौन सा हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। टाइगर, लायन नहीं है, टाइगर और लायन में अंतर है, तो याद रखिएगा। बाघ हो गया नेशनल एनिमल, टाइगर हो गया। और नेशनल जो बर्ड हो जाएगा ये पीकॉक हो जाएगा, मोर। नेशनल एक होता है नेशनल हेरिटेज एनिमल पूछा जाएगा, नेशनल हेरिटेज एनिमल, भारत राष्ट्रीय विरासत पशु हो जाएगा तो है एलिफेंट।
एलिफेंट। इसके बाद पूछा जाएगा नेशनल एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल पूछा जाएगा तो उसको क्या बनाइएगा, गंगेटिक डॉल्फिन। जो गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है वो आपका नेशनल एक्वेटिक एनिमल हो गया। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा बर्ड हो गया, फूल नेशनल फ्लावर अगर पूछा जाएगा तो वो क्या है, लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर। इसके अलावा भी अक्सर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो भारतीय का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा, अशोक स्तंभ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह हो गया अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह हो गया। राष्ट्रीय गान जन गण मन, जन गण मन राष्ट्रीय गान हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत हो जाएगी वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा दो चीज़ में, राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत हो गया वंदे मातरम। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जबकि राष्ट्रीय गान जन गण मन ये हमारे एशिया के फर्स्ट नोबेल प्राइज हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके द्वारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दो देशों का राष्ट्रीय गीत लिखा गया है, एक हो गया भारत और दूसरा हो गया बांग्लादेश। हमार सोनार बांग्ला, ये उनका बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा अगर पूछा जाएगा राष्ट्रीय वाक्य जो है, राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय गीत हो गया, राष्ट्रीय नदी हो गया, हाँ राष्ट्रीय नदी पूछा जाएगा, नेशनल रिवर पूछा जाएगा तो वो क्या हो गया, नेशनल रिवर आपका गंगा हो जाएगा। तो दीज आर द क्वेश्चंस जनरली आस्क्ड इन वन डे एग्जाम्स। तो इस तरह का आप क्वेश्चंस अगर कर लिए हैं तो वन डे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अक्सर आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।